Okay. Good afternoon, students. Okay, you are yet to join. Okay, we'll wait. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. I was waiting for you people to join. So, shall we start or wait? 30 students आ गए हैं. No response. Let us wait for 2 more minutes. We'll start afterwards. Okay, sir. Okay, I think we should start. Better not to like waste much of the time. I've shared my screen with you. In the last lecture, what we have seen is हमने ये देखा था, एक बार revisit किया था कि transactions क्या होते हैं, schedule क्या होते हैं, और schedule में कल हमने दो तरीके के schedule पढ़े थे. एक होता है serial schedule और एक होता है non-serial schedule. सीरियल शेड्यूल जिसमें कि एक ट्रांजैक्शन पहले पूरा कंप्लीट होता है तो दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा पहले कंप्लीट होगा तो फिर पहला स्टार्ट होगा. और नॉन सीरियल शेड्यूल में हमने ये देखा था कि वी डू नॉट वेस्ट टाइम फॉर वन ट्रांजैक्शन टू बी कंप्लीटेड. इंस्टेड हम इन बिटवीन वी कैन स्टार्ट विद द अनदर ट्रांजैक्शन एंड लाइक अभी सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट खत्म नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, we can again start with the first one and likewise वो जो मैंने DNA का स्ट्रक्चर भी बताया था आपको. So this is like फिर है डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैंने बताया था. Now I have a question. Again ये कोई बहुत हाई-फाई क्वेश्चन नहीं है. Say for example there are two transactions and we want to perform those two transactions serially in serial order. So how many schedules are possible?
टू शेड्यूल टू कैसे? सर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद तभी तो दूसरा चालू होगा, तो शेड्यूल हो जाएंगे। ओके, मैं उसको और क्लियरली बता देता हूं। अगर एक शेड्यूल है उसमें दो ही ट्रांजेक्शन T1 एंड T2, शेड्यूल कैसे पॉसिबल है? या तो T2 हो जाए या T2 हो जाए फिर T1 हो जाए, ठीक है? तो दो, अगर किसी शेड्यूल में तीन ट्रांजेक्शन हो T1, I don't know सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। whether I have asked some सर rocket वॉइस science लैगिंग question कर, or not. सर योर वॉइस इज लैगिंग। अरे जब मेरी आवाज क्लियरली आती है तब कौन सा तुम बता पाते हो यार? वेट 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 वेट, ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। यस सर। मैं ये कह रहा था जब मेरी आवाज क्लियर आती है तब कौन सा आप जवाब देते हो? कह रहे नहीं हो? हाँ जी, अब बताइए। एक शेड्यूल है जिसमें तीन ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3, तो उसमें कितने पॉसिबल सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है? 6 6। कैसे बताया जवाब? 3 फैक्टोरियल। हाँ, 3 फैक्टोरियल तो ठीक है, बट अगर इसको कैलकुलेट करने बैठ जाए तो वो भी बता सकते हैं मैथमेटिक्स यस से। T1, यस T2, सर। T3, T1, T3, T2, तो दो तो ये हो गए। फिर T2, T3, T1, T2, T1, T3, चार हो गए। और T3, T1, T2, T3, T2, T1, यस ठीक है? सर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी शेड्यूल में आपसे कहा जाए कि उसमें n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, अगर किसी शेड्यूल में आपसे कहा जाए कि उसमें n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं और कहा जाए कि इसके कितने सीरियल शेड्यूल बनेंगे, तो उसका आंसर है n फैक्टोरियल, ठीक है? नाउ यस सर। अगर किसी शेड्यूल में n ट्रांजैक्शन है और आपसे कहा जाए कितने नॉन सीरियल शेड्यूल बनेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि सीरियल में तो आप बता सकते हो ना कि पहले T1 फिर T2 फिर T3 या T3, एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। नॉन सीरियल में तो आप कुछ भी नहीं बता सकते, कभी भी कोई शुरू हो जाएगा, कभी भी कोई खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और हर ट्रांजैक्शन में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो ये ऑलमोस्ट लाइक इंफिनिटी पर ही जाएगा, ठीक है? सो दिस वाज इट, एंड ये पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल का कॉन्सेप्ट। ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप ही को दिक्कत होगी। मैंने भेज दी है स्लाइड्स। इस तरीके से ये सब हमने पढ़ा था कल। फिर सीरियलाइजेबिलिटी थ्योरी बताई थी कि सीरियलाइजेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप नॉन सीरियल शेड्यूल को भी उस तरीके से परफॉर्म करते हो कि उसका आंसर सीरियल शेड्यूल ही है। सो दैट्स द ब्यूटी, क्योंकि हमें काम नॉन सीरियल से ही करना है, क्योंकि नॉन सीरियल के बहुत फायदे होते हैं, ठीक है? सो दिस वी हैव सीन, दो तरीके की सीरियलाइजेबिलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कल अच्छे से बताया था, और इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जांपल भी देखा था मैंने, एक्सेल शीट पे स्वैप करके भी दिखाया था, ठीक है? यस सर। नाउ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या कहती है? इसकी तीन कंडीशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ने के लिए, एग्जाम पढ़ने से तीन पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या कह रहा है? लेट S एंड S डैश बी टू शेड्यूल्स विद द सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शन। दो शेड्यूल है S और S डैश, सेम ट्रांजैक्शंस हैं, सेम ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शंस है, बट ऑर्डरिंग अलग होगी। तो कह रहा है कि S और S डैश व्यू इक्विवेलेंट कब कहलाए जाएंगे? S and S dash are view equivalent कब? If the following three conditions are met. अगर ये तीन conditions meet out हो रही हैं, then you can say there is a view equivalent schedule. पहली condition क्या है? For each data item Q, Q कोई भी हो सकता है, A, B, C, D, एक in general नाम दे दिया है Q, वो ये कह रहा है for each data item Q,
किसी भी डेटा आइटम Q के लिए अगर ट्रांजैक्शन TI, अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, T1 T2 T3 कोई भी हो सकता है, if transaction TI reads the initial value of Q, reads the initial value of Q in schedule S, अगर किसी एक शेड्यूल में कोई एक T1 ट्रांजैक्शन है जो डेटा आइटम Q की वैल्यू को सबसे पहले रीड कर रहा है, तो दूसरे शेड्यूल के अंदर भी वही ट्रांजैक्शन Q वाली को सबसे पहली बार रीड करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, for each data item Q, if transaction TI executes read Q in schedule S and that value was produced by TJ, then TI must in schedule S dash also read the value of Q that was produced by TJ. क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक शेड्यूल S है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन है, वो किसी वैल्यू को रीड कर रहा है और वो वैल्यू कब रीड कर रहा है? किसी और ट्रांजैक्शन के तुरंत एग्जीक्यूट होने के बाद। तो दूसरे शेड्यूल में भी ये पॉसिबल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से इट इज अ व्यू सीरियलाइजेबल। थर्ड, फॉर ईच डेटा आइटम Q, द ट्रांजैक्शन दैट परफॉर्म्स द फाइनल राइट, अगर शेड्यूल S के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सबसे आखिरी बार राइट कर रहा है, तो शेड्यूल S में, दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजैक्शन होना चाहिए जो राइट को फाइनल बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी जैसे एक शेड्यूल देखते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए। लाइक अगर इसकी, इन दोनों की बात करें तो आप देखिए, इसमें, इस शेड्यूल में सबसे पहली बार डेटा आइटम A को कौन रीड कर रहा है? T1। और इसमें कौन रीड कर रहा है? T1। इस पूरे में सब आखिरी बार B को कौन राइट कर रहा है? आखिरी बार कह रहा हूं, T2। और इधर कौन राइट कर रहा है? T2। इधर कौन सा ट्रांजैक्शन है जो तुरंत राइट होने के बाद रीड कर रहा है A को? T2। और यही चीज यहां पर हो रही है कि राइट A हुआ और उसके बाद तुरंत उसको रीड किया जा रहा है T2। तो ये एग्जाम्पल तो हालांकि कॉन्फ्लिक्ट के लिए बताया जा रहा था, बट ये व्यू के लिए भी इक्विवेलेंट है, यानी ये जो दोनों शेड्यूल हैं ये आपस में क्या है? व्यू सीरियलाइजेबल। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। सिर्फ शशांक ही जवाब दे रहा है, एक दो दिन से मैं देख रहा हूं, बाकी सब सो रहे हैं। ओके, नाउ अभी क्या है कि ये वैल्यूज देख के पता लगाना कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, ये अभी तो आसान है, क्योंकि अभी तो एक शेड्यूल के अंदर दो ही ट्रांजैक्शन है, और एक ट्रांजैक्शन के अंदर भी हम देख पा रहे हैं ज्यादा इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, 2 3 4 5 6 मैक्सिमम। लेकिन think of a scenario where number of transactions are more than 2 or maybe more than 3 and even the number of instructions are many, then how can you expect कि उसको हम मैनुअली एक एक देख के बताएं कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, we have got an algorithm, जिसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिए, लुक्स एट ओनली रीड एंड राइट ऑपरेशन। आपको रीड और राइट ऑपरेशन वो वाले देखने हैं जो कि सेम डेटा आइटम के। भाई अगर रीड हो रहा है y और राइट हो रहा है x, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट करेगा ही नहीं। जो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन है आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट ए प्रीसीडेंस ग्राफ, अ ग्राफ विद डायरेक्टेड एजेस। अभी ये ग्राफ कैसे बनेगा अभी मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद कह रहा है एन एज इज क्रिएटेड, एक एज बनेगी, एक लाइन बनेगी T1 से TJ if one of the operations in TI appears before a conflicting TJ। मतलब कि दो ऑपरेशन है, 10:12 पे एक हो रहा है और 10:13 पे एक हो रहा है, और जो 10:12 पे हो रहा है और जो 10:13 पे हो रहा है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? 10:12 पे जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है वहां से एक लाइन जाएगी
और 10:13 वाले ट्रांजैक्शन पे वो लाइन रुकेगी। कब रुकेगी? जब वो कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। तो कॉन्फ्लिक्टिंग की कंडीशन हमें पता है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो, सेम डेटा आइटम हो और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन से होते हैं? जहां पर भी मिनिमम एक राइट आ जाए। सो दिस इज द कंडीशन। अब वो ये कह रहा है द शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल। शेड्यूल सीरियलाइजेबल कब होगा? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर उस ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल ना है, इफ दैट ग्राफ कंटेन्स नो। और अगर साइकिल आ गई इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम सीरियलाइज कर सके। So better we should move ahead with the example, then you will be able to understand. Now, अब वो क्या कह रहा है? The serializable graph for schedule A, B, C, D हमने बनाए। अब देखते हैं A, B, C, D के लिए हमने कैसे बनाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, मान लीजिए A के लिए देखते हैं हम। ठीक है, तो जरा A के लिए देखते हैं। A के लिए हमने A के लिए उसने शेड्यूल A के लिए ग्राफ बनाया है और T1 से T2 एक लाइन जा रही है X। तो T1 से T2 लाइन क्यों जा रही है X, वो जरा देखते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए टाइम वाइज देखा करो। 10:11 पे ये हुआ, 10:12 पे ये हुआ, 13 में ये। अब देखो विद इन अ ट्रांजेक्शन रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट हार्डली मैटर्स। क्यों? क्योंकि वो उसका इंटरनल मैटर है। बट एक ट्रांजेक्शन से आप उठ के अगर दूसरे ट्रांजेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहां पर बीच में क्या हुआ है? एक राइट हुआ है किस पे? एक्स पे। और उस राइट एक्स के बाद यहां पर एक और रीड हुआ है किस पे? एक्स पे। तो हमने T1 से T2 एक लाइन बना दी जिसको हम कहते हैं एज, और उस पे लिख दिया ये एक्स डेटा आइटम के लिए बनाई। समझ में आ रहा है? यस सर। उसी तरीके से अगर आप यहां ध्यान से देखो शेड्यूल बी में पहले T2 हुआ फिर T1, तो आप देखो इसके अंत में राइट है, राइट आइटम एक्स, और राइट के बाद तुरंत क्या है? रीड आइटम एक्स। तो T2 से T1 भी एक एज बन गई। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ना आप सी को देखते हैं। अगर आप ध्यान से सी को देखो तो सी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। जैसे T1 से T2 गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि T1 में हुआ रीड और T2 में भी हुआ रीड। रीड तो पॉसिबल है, इवन चाहे कोई बड़ी बात नहीं। रीड जो है वो सेम डेटा आइटम का भी हो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा क्या है कि रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ध्यान से देखें T2 से जब हम T1 आ रहे हैं तो T2 में था रीड आइटम X, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं राइट X भी है। तो यानी कि T1 से T2 सॉरी T2 से T1 एक गड़बड़ है, तो हमने T2 से T1 का एक एरो बना दिया। आ रहा समझ में? यस सर। T2 से T1 की एक डायरेक्शन में। अब अगर आप ध्यान से देखो T1 से T2 पर जब हम आते हैं, T1 से जब हम T2 पर आते हैं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि यहां हो रहा है राइट आइटम X रीड से पहले, और यहां पर भी हो रहा है राइट आइटम X। T1 से T2 भी गड़बड़ है, तो हमने T1 से T2 का ही बना दिया। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो फिर लास्ट में T2 से T1 में गड़बड़ है। नहीं सॉरी, नहीं, वाई आ रहा है सर। नहीं वो राइट आइटम Y है। वैसे भी अगर ये T1 में लास्ट में Y की जगह X भी होता ना, तो बेटा हमें T2 से T1 दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। आ चुका है सर। एक चीज जब ऑलरेडी आ चुकी है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लो शेड्यूल डी के लिए। आप ध्यान से देखो, रीड आइटम X आया, राइट आइटम X आया, लेकिन राइट के बाद फिर तुरंत रीड भी है। तो T1 से T2 गड़बड़ है, हम नोट कर लेंगे इसको। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो T2 से T1 कोई गड़बड़ नहीं। कोई मुझे यस सर। बताए T2 से T1 गड़बड़ क्यों नहीं है? क्योंकि सर राइट। आदर्श मिश्रा बताएंगे, रोल नंबर 6। शशांक मुझे पता है, आपको पता है आंसर। आदर्श, आदर्श हैज गॉन समवेयर। युवराज, युवराज बेटा। रौनिक, रौनिक, हर्षित चंद्रा 29। सब सोच रहे हैं कि कोई तो बोल नहीं रहा, मैं क्यों बोलूं। सेजल वंसल, दीक्षा, शौर्य,
सृजन, यशस्वी, बेटा शेम ऑन यू, क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हो? डोंट लाइक befool your parents and don't like have this kind of a feeling sir ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होती है। बेटा पढ़ने वाले तो ऑनलाइन में भी क्या क्या कर गए, मैं आपको क्या बताऊं। बोलूंगा तो बोलोगे भाषण दे रहा हूं, बट इस कोविड में ही बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। थोड़ा सा सीरियसनेस की जरूरत होती है, बाकी ये बहाने तो सारी जिंदगी भर लगे रहेंगे। अभी ये कोविड है तो आगे कोई और कोविड आ जाए। डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी लाइक दिस। शशांक प्लीज आंसर। यस सर। T2 से T1 क्यों? सर T2 में जब राइट ऑपरेशन हो रहा है उसमें एक्स वेरिएबल है, डेटा है, और जब T1 में हम आ रहे हैं तो उसमें वाई रीड कर रहा है वाई को। एब्सोल्युटली राइट और रीड तो कॉन्फ्लिक्ट करता है, बट एक्स और वाई कहां से करेगा? डेटा आइटम तो अलग सेम होना चाहिए। सो आई एम हैप्पी यू हैव आंसर्ड। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। वी वर ऑन अच्छा हाँ, इस स्लाइड पे आ गए। नाउ अब ये क्या कह रहा है? ओके, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंड F5। ओके, नाउ अब इसने इसका रीजन बताया कि ऐसा क्यों हुआ। टू, देखो इससे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो फिर भी बता रहा है। टू ऑपरेशंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इफ, ये मैं बता चुका हूं, दे आर इन डिफरेंट ट्रांजैक्शन, यस, दे एक्सेस द सेम आइटम एक्सेस, यस, एंड एटलीस्ट वन ऑपरेशन इज राइट आइटम एक्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो देखो मैं हमेशा आपको टाइम वाइज बताता हूं, तो ये भी टाइम वाइज बता रहा है। ठीक है, टाइम वाइज क्या है? T1, T2, T3, तो ये टाइम वाइज है। जैसे कि T2 का ये रीड आइटम Z आया 10:10 पे, रीड आइटम Y आया 10:11, फिर राइट आइटम Y एंड लाइक। और अब इसने क्या किया, ये दो शेड्यूल बना रखे हैं, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, और उसका इसने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की है और वो बता रहा है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस। स्लाइड्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। लेट मी एश्योर यू, एग्जाम में जो आएगा वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, because this is time taking, but yes, concept should be clear. ठीक है, now this is like the basic assumption, each transaction preserves database consistency. ये हम मान के चलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन डेटाबेस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है। the serial execution of a set of transaction preserve, सीरियल एग्जीक्यूशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आंख बंद करके अगर आ जाए एक शेड्यूल के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो और वो सीरियली काम कर रहे हो, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो टेंशन, यू कैन डू द जॉब एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद ये शायद समराइज कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट व्यू हमने दोनों देखा, एंड सिंप्लीफाइड, वी इग्नोर ऑपरेशंस अदर देन रीड एंड राइट, we assume that transaction may perform arbitrary computations in local buffer, ये miscellaneous चीजें। ठीक है, our simplified schedule consists of read and write transactions instructions, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअल में यही इंस्ट्रक्शंस होते भी हैं, रीड एंड राइट। नाउ कॉलिंग इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने अभी आपको बताया, रीड कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, इट इज ऑलवेज रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट। ठीक है, सो दिस इज लाइक एक्सप्लेन्ड हियर। again ये summarize कर रहा है, if a schedule S can be transformed into a S dash by a series of swaps of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent. So likewise, ठीक है। Now this is like conflict serializability, again उसी को आगे किया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि शेड्यूल 3 से शेड्यूल 6 बनाया है, और शेड्यूल 3 से शेड्यूल 6 कैसे बनाया है? जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं उनको आपस में स्वैप किया है। सो आप देख सकते हो ये वाला जो रीड बी है, जो T1 का थर्ड इंस्ट्रक्शन है, उसको T2 की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ स्वैप कर दिया गया है। एंड सिमिलरली जो T2 की ये राइट वाली इंस्ट्रक्शन है, इसको T1 की ये राइट बी वाली फोर्थ इंस्ट्रक्शन के साथ स्वैप किया गया। तो क्योंकि इसको स्वैप करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग थे, दोनों अलग अलग डेटा आइटम पे थे, हम कर सकते थे, और करके देखो हमने उसको सीरियल की तरह बना दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये नॉन सीरियल तो दिखने में लग रहा है, by simply having a look at it, this gives us an assumption that this is a ये नॉन सीरियल है और ये शायद इनकंसिस्टेंट रहेगा।
लेकिन हमने इसका एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बना के ये बता दिया कि हम इसको सीरियली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज द आइडिया। नाउ अगेन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, एक और एग्जांपल से बता रहे हैं शेड्यूल 3 से शेड्यूल 6 बनाने का। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे किया, वही जो मैंने आपको अभी बताया। ये देखो बड़ा अच्छा डायग्रामेटिकली बताया जा रहा है कि ये इंस्ट्रक्शंस आपस में हो गई स्वैप, और इधर ये इंस्ट्रक्शन हो गए, और फाइनली ये आपका नॉन सीरियल बन गया, ठीक है। सो देयरफॉर शेड्यूल जो नया बनकर आया इट इज कॉन्फ्लिक्ट। हाँ बोलिए। तो ये राइट से रीड से राइट हो सकता है, राइट से राइट हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है कुछ? ऐसे ही बेटा, तो होगा। कुछ भी हो सकता है बट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके सर। रीड तो कभी भी हो जाएगा। यस सर। अगर आप राइट रीड कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो अलग अलग डेटा आइटम पे हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा, और सर अगर रीड राइट करो तो वो भी हो जाएगा? अगर अलग डेटा आइटम हो, अलग अलग डेटा, ठीक सर, ओके सर। अगर अलग है तो राइट राइट भी हो जाएगी, जी है सर। ना? हाँ वो तो ठीक सर। और अगर सेम है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक सर, ठीक सर, ओके सर। सो ये पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाया गया है डायग्रामेटिकली। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ एग्जांपल ऑफ अ शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब वो ये कह रहा है इसको जरा देखकर बताइए कि इसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब एक तो ये है कि आप इसको स्वैप करके देख लो, तो दिख रहा है कि इसमें एक ही डेटा आइटम है, 3 ही इंस्ट्रक्शन स्वैप नहीं हो पाएगा, तो इसका पॉसिबल नहीं। और दूसरा सबसे बेस्ट है इसका एक डायग्राम बना लो। तो आप देखो जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये रीड से राइट, ये रीड से राइट क्या है, एक एज बनेगी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, और T4 से फिर T3 एक एज बन जाएगी, तो ये सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। इस रीड से राइट और राइट से राइट इस पूरे कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो ये एक साइकिल बन जाएगी। तो साइकिल जहां बनती है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहते। और उसने जवाब में लिखा भी है, वी आर अनेबल टू स्वैप इंस्ट्रक्शंस इन द अबव शेड्यूल टू ऑब्टेन ईदर द शेड्यूल। तो वो नहीं हो पा रहा है, यही जो मैं आपको बता रहा था। अब उसने दोबारा से बताया टेस्टिंग, तो वही टेस्टिंग मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरीके का ग्राफ बन जाए T1 से T2 एंड देन T2 से T1, सो इट मींस लूप फॉर्म हो जाएगा। हाँ, तो एक साइकिल बन जाएगी, एक वो साइकिल। पॉसिबल नहीं, ठीक है। नाउ यू कैन चेक फॉर दिस आल्सो। यहाँ पर एक ओके कहाँ था, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके उन्होंने समझाने की कोशिश की है जहां पर की साइकिल बन रही है। सो यू कैन चेक दैट, ठीक है। साइकिल कैसे बन रही है, T1 से T2 एक साइकिल बन रही है। तो T1 से T2 कैसे एक साइकिल बन रही है जरा हम देख लेते हैं। T1 से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। T2 पहले है 10 बज के कोई भी टाइम मान लो। सो T2 से T1 पे तो कुछ नहीं हो रहा, T3 पे कुछ नहीं हो रहा। ओ यस, अगर आप ध्यान से देखो, नहीं T4 पे भी नहीं हो रहा, तो T2 से T4 बनाया क्यों ऐसे? तो नीचे कुछ हो रहा होगा जो प्रोबेबली हमें नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, एस्केप करते हैं। ओके, बट यहाँ तो नजर नहीं आ रहा कुछ, आई डोंट नो ये कैसे किया है। सो लाइक T1 से अगर आप ध्यान से देखो T2 से T2 से T4, T2 से T4 कुछ हो रहा है क्या? T2 से यस, T2 से T4 हो रहा है, वी फॉरगॉट, ओह ग्रेट। ये राइट बाय है और ये भी इधर राइट है और रीड भी है उससे पहले, तो ये नहीं होना चाहिए। सो T2 से T4 हो गया, ठीक है, एक तो हमें मिल गया। अब T1 से T2 वो कह रहा है, सो T1 से T2 भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। वी हैव टू चेक T1 से T2 कहाँ है। ओ यस, T1 से T2 भी है, ये रीड बाय है और यहाँ पर राइट बाय है। सो T1 से T2 हो गया, T2 से T4 हो गया, और T1 से T3 कैसे है? T1 से यस ये रहा, रीड Z से राइट Z, ये भी है। फिर T3 से T4 कह रहा है, वो तो दिख ही रहा है, राइट Z से रीड Z, राइट Z, ये भी है। और फिर बस ये 4 ही है। तो इन चारों को जब हम क्लब करेंगे तो आप देखोगे कि ये एक साइकिल बन गई। सो अगर इसको देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरीके से तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इफ प्रेसिडेंस ग्राफ इज एसाइक्लिक मींस नो साइकिल, तो फिर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ मैंने इतना बताया, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ इतना अच्छा नहीं माना जाता। प्रेसिडेंस ग्राफ वही ग्राफ है ये जो अभी हमने बना के देखे। So it says the precedence graph test for serializability conflict cannot be used directly. हम view serializability के लिए इसको नहीं यूज कर सकते। The problem of checking, so we cannot do it. Can still be used. ठीक है? So again, अब वो कह रहा है कि इसको conflict serializability के लिए चेक करिए। So I am giving you 5 minutes of time. Please check this for conflict serializability. Please. हाँ जी, what's the answer? सर होगा ये, हाँ? सर होगा ये You mean to say इसमें साइकिल नहीं बन रही है? यस सर। Okay. साइकिल, हाँ? यस सर, साइकिल नहीं बन रही है। साइकिल नहीं बनती तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है। ठीक है? यस सर। लेट अस सी क्या है इसका आंसर। व्हाट हैपेंड? ओके, देखो, सो इट्स लाइक साइकिल तो बन रही है बेटा यहाँ पे। दिस इज द आंसर फॉर बात बताइए, राइट आइटम वाई से रीड आइटम वाई बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बेटा? T2 से T3 जो है, राइट आइटम वाई से रीड आइटम वाई। क्यों नहीं बनेगा? आप देखो बनेगा ना, बनेगा। आप मेरे तो से एक यहाँ पे बन रहा है और एक बनेगा T1 से T2 में, क्योंकि कहाँ पे था, एक सेकेंड, ये रहा राइट आइटम एक्स से रीड राइट आइटम आइटम एक्स। एक्स, और हाँ इस वजह से बन रहा है। ये रहा ना बेटा, आप देखो T1 बन से रहा है। T1 से T2 x के लिए बन रहा है। ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है, ये राइट x से रीड x, और क्या रहा है T2 से T1 y के लिए बन रहा है। तो बन तो रहा है, ये राइट आइटम y से क्या राइट और रीड भी है, तो ये तो हो गया। अब क्या रहा है T3 से T1 y के लिए, तो ये T3 से बिल्कुल सही है, ये भी बन रहा है। और यहाँ पर है T2 से T3 y और z दोनों के लिए। यस सर। सो इट्स क्लियर। सो इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। देखो रीजन भी लिख दिया उसने। आप एक और है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, सो यू कैन चेक दैट। नाउ नेक्स्ट इज रिकवरेबल शेड्यूल्स। कितनी स्लाइड्स रह गई? लेट अस फिनिश दैट। नाउ अब एक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके ट्रांजैक्शन में या शेड्यूल में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो रिकवर हो सकती है या नहीं? जैसे कई बार होता है ना, हम ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाए, सो नाउ द आइडिया इज, क्या उस प्रॉब्लम से बचने का क्या सोल्यूशन है, और वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, तो देख लेते हैं अभी। सो रिकवरेबल शेड्यूल सेज इफ अ ट्रांजैक्शन टीजे, ध्यान से पढ़िए, if a transaction TJ reads a data item previously written by TI, जैसे यहां हुआ है, ठीक है ना, जैसे यहां हुआ है कि T8 ने राइट किया और T9 ने उसको रीड किया, तो वो ये कह रहा है then the commit operation of TI should appear before the commit operation of TJ। देखो अभी क्या है, इसको समझो। इस प्रॉब्लम में जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, अगर आपको ध्यान हो, डर्टी रीड का, जिसको कहते हैं टेम्परेरी अपडेट। कहने का मतलब ये कि T8 ने कहा कि भाई ए की वैल्यू हो गई चेंज होके, ए की वैल्यू जब रीड की 50 थी, राइट की तो 50 + 50 100 हो गई। अब उसको T9 बेचारे ने रीड कर लिया 100, T9 की क्या गलती, बट बाय द टाइम T9 रीड्स इट एज 100, T8 ने उसको रोल बैक कर दिया। T8 ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने गलती से पढ़ ली थी, वैल्यू उसकी 50 थी, तो उस केस में T9 ने वैल्यू आपकी गलत पढ़ी। तो कहने का मतलब ये कि T9 T8 पे भरोसा तब करे जब T8 फाइनल कह दे कि हाँ इसकी वैल्यू 100, तो वो कमिट ऑपरेशन से होगा। ठीक है, नाउ इट्स सेइंग द फॉलोइंग शेड्यूल 11 इज नॉट रिकवरेबल। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, यहां तो ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है, सॉरी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इफ T8 should abort, T9 would have read and possibly shown to the user an inconsistent, so hence database must ensure that schedules are recoverable। तो यहां अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वो रिकवरेबल नहीं होगा। अभी जैसे यहां पर एक एग्जांपल है कास्केडिंग रोलबैक, अभी ये परफेक्ट एग्जांपल है उसका डर्टी रीड का जो बताता हूं। अभी देखो, ए ने वैल्यू रीड की, ए ने वैल्यू मान लो रीड की 50, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू राइट होके 50 + 50 हो गई 100, वही 100 वैल्यू इसने रीड कर दी 100 के बाद इसने भी 150 कर दी। अब इसने 150 रीड की बेचारे T12 में, इसकी क्या गलती थी, लेकिन T10 ने कहा मैंने गलती से इसको कर दिया, ये ओरिजिनली 50 है, तो ये पूरी लाइन से जो प्रॉब्लम, ये जो वैल्यू थी गलत हो जाएंगी। एक ने गलत रीड किया, फिर उससे दूसरे ने किया, तीसरे ने, तो ये पूरा सिस्टम फिर क्या, इसको क्या कहेंगे हम, कास्केडिंग रोलबैक। तो ये नहीं होना चाहिए। लिखा है अ सिंगल ट्रांजैक्शन फेलियर लीड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रोलबैक, तो कंसीडर दिस। तो वो क्या कह रहा है, इफ T10 फेल्स, T1 एंड T12 बाय डिफॉल्ट फेल हो जाएगा क्योंकि उसने गलत वैल्यू रीड की है। और लिख रहा है कैन लीड टू द अनडूइंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क, एक की गलती की वजह से हमें बहुत सारा काम दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ कास्केडिंग रोलबैक। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड डोंट गो विद दिस डायग्राम अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें और रह गई हैं, वो जब होंगी तब ये डायग्राम आप कर पाओ। ठीक है, एनी डाउट्स? नो सर। मैंने आपको स्लाइड्स दे दी है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, हाँ शगुन बोलो। अभी उठी है? कितनी देर? शार्वी, हेलो हेलो, शगुन, शगुन, शार्वी, शगुन, आंटी को 5-10 मिनट के लिए इसको बाहर ले जाए, चुप हो जाएगी। ठीक है।